नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और अब इसे लेकर पूरी दुनिया चिंता में दिखाई दे रही है। युद्ध विराम की मांग जोर पकड़ रही है। इजरायल और ईरान के बीच पिछले 48 घंटे से संघर्ष चल रहा है। बीती रात भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इजरायल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया, जिसके जवाब में ईरान ने भी 50 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इस बढ़ते संघर्ष ने तमाम देशों को टेंशन में डाल दिया है। अमेरिका से लेकर रूस तक हड़कंप मचा हुआ है। तो ईरान इजरायल की जंग से टेंशन में रूस, अमेरिका, कितने बिगड़े हालात, इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर विशाल परेड, दूसरी ओर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर नो किंग्स प्रोटेस्ट में उमड़ी भीड़। हिंदुस्तान के पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। कनाडा में G7 समिट में होंगे शामिल। कनाडा के साथ रिश्तों को लेकर अहम माना जा रहा दौरा। हिंदुस्तान के दखल से डरा चीन, पाकिस्तान पर बनाया दबाव। अफगानिस्तान के जहाज की पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर हुई एंट्री। और चलते चलते में देखेंगे धरती पर जन्म लेने वाला पहला इंसान कौन, वैज्ञानिकों ने दिया नाम। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज से भारत के रास्ते बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा नेपाल। तीनों देशों के बीच 2024 में हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत 40 मेगावाट बिजली का होगा निर्यात। बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार की प्रतीक्षा में व्यापारी और निवेशक। बांग्लादेश परिधान निर्माता व निर्यातक संघ के अध्यक्ष महमूद हसन खान बाबू बोले, यूनुस सरकार पर नहीं रहा भरोसा। अमेरिका में सांसदों पर हमला करने वाले की खोज जारी, निशाने पर थे कई और सांसद। संदिग्ध की गाड़ी में मिली लिस्ट से खुलासा, मिनेसोटा राज्य में 4 लोगों को मारी गई है गोली। दुबई में 67 मंजिला इमारत मरीना पिनेकल में भीषण आग, 3820 लोगों को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। 6 घंटे में आग पर पाया गया काबू। तो ईरान और इजरायल युद्ध तीसरे दिन और खतरनाक रूप लेता दिखाई दे रहा है। अब तक सैन्य और परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने वाले इजरायल ने ईरान के तेल डिपो और रिफाइनरियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने कहा कि इजरायली हमले के बाद दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र में उत्पादन आंशिक रूप से रोक दिया गया है। तो दूसरी तरफ ईरान अपने मिसाइलों से इजरायल में कहर बरपा रहा है। इजरायल के अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर एक बार तो यह अंदाजा लगाना तक मुश्किल हो रहा है कि ये इजरायल है या गजा, क्योंकि ईरान के हमले में कई इमारतें खंडहर बन गई हैं। तो दूसरी तरफ इजरायल भारी नुकसान उठाने के बावजूद ईरान को धमका रहा है। अमेरिका भी इजरायल का साथ दे रहा है, लेकिन खामेनेई का देश किसी के भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ईरान और इजरायल टेंशन के बीच ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत की भी खबर सामने आ रही है। पुतिन ने दोनों के बीच जंग को खत्म करने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति से कही, लेकिन अब तक दुनिया में शांति की पहल करने का दावा करते घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि जंग ईरान के सरेंडर के साथ ही खत्म होगी। पुतिन के सवाल के जवाब में ट्रंप ने उल्टा सवाल दाग दिया कि यह जंग तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग कब खत्म होगी? अगर रूस चाहे तो 3 साल से चल रही जंग तुरंत खत्म हो सकती है। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि वो इस जंग को जल्दी समाप्त होते नहीं देखना चाहते। वो ईरान का पूरी तरह से सरेंडर चाहते हैं और इसके लिए इजरायल को पूरी मदद दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि वो पूरी ताकत से लड़ेंगे और जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ईरानी मिलिट्री ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 आधिकारिक तौर पर अपने अगले चरण में प्रवेश कर गया है। हम पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया में आतंक फैलाने की जायूनी शासन की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी IRINN ने कहा कि तबरीज और इस्फहान में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है, क्योंकि वे इजरायली हमले की चपेट में हैं। ईरान की तरफ से इजरायल पर 50 मिसाइलें दागी गई, जिसमें से कई मिसाइलें इजरायल के अलग अलग शहरों में गिरी हैं, जहां जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ कर दिया है कि अब परमाणु वार्ता का कोई मायने नहीं बचा है। इजरायली हमलों के चलते ईरान ने अब अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता से खुद को अलग कर लिया है।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान कूटनीति का पक्षधर है, लेकिन वो दबाव में तर्कहीन मांगों को स्वीकार नहीं करेगा। ईरान के तीखे तेवरों के चलते इजरायल ने देर रात को वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। ईरान के हमले को देखते हुए फैसला लिया गया कि नागरिकों को उनके अगले आदेश तक सुरक्षित जगहों पर छिप जाना चाहिए, जिसके बाद लोग अपने बच्चों के साथ बंकरों में जाते देखे गए। वहीं आईडीएफ ने दावा किया कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल पर हमला कर सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में नागरिकों से कहा कि निकट भविष्य में आप तेहरान के आसमान पर इजरायली वायुसेना के विमान देखेंगे। हम अयातुल्ला शासन के हर स्थल और हर लक्ष्य पर हमला करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान ने अब तक जो कुछ अनुभव किया है वो आने वाले दिनों में उसे जो सामना करना होगा उसके आगे कुछ भी नहीं है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि अब खामेनेई भी उसके निशाने से ज्यादा दूर नहीं है। इन बिगड़ते हालात को देख बाकी देश भी टेंशन में आ गए हैं। हिंदुस्तान ने इजरायल और ईरान के बीच शांति की बात कही है, तो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ ने भी इस पर बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि एससीओ के सदस्य देश मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। एससीओ ईरान पर इजरायली सैन्य हमलों की कड़ी निंदा करता है। यानी रूस, अमेरिका समेत तमाम देश इस जंग पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में यह मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ऐसे में ईरान और इजरायल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावा करते रहे हैं कि वो दुनिया में चल रहे युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन अब तक ना तो वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा पाए, ना ही गजा और इजरायल की जंग। और अब जब ईरान और इजरायल भी आमने सामने हैं, तो अमेरिका को इस बात का डर लग रहा है कि ईरान का निशाना कहीं अमेरिका ना बन जाए। ट्रंप ईरान को तो चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उनसे अपने ही देश में शुरू हुआ बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। 6 जून से लॉस एंजल्स की सड़कें जंग का मैदान बनी हुई हैं। लोग सड़कों पर पोस्टर, बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रंप की आव्रजन नीति का विरोध कर रहे हैं। 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और खराब हो गए। ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके हैं। 14 जून को जब अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो नो किंग्स के नारे पूरे अमेरिका में गूंजते सुनाई दिए। ट्रंप ने 14 जून को अपना 79वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान सैन्य परेड भी आयोजित की गई। इस परेड में 6000 से ज्यादा सैनिक, 150 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य वाहन और 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इस भव्य परेड पर 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च होने की बात कही जा रही है। तब भी अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट देखा गया। लॉस एंजल्स में जहां लोग नेशनल गार्ड्स और मरीन्स की तैनाती का विरोध कर रहे हैं, उनकी तैनाती हटाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम भी इंसान ही हैं। ये विरोध प्रदर्शन अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और मोर्चा सेना की इस परेड को लेकर भी खुल गया। ट्रंप के विरोधियों का आरोप है कि अमेरिकी सेना की यह भव्य परेड हकीकत में ट्रंप के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई है, ना कि सेना की सालगिरह। उनका कहना है कि परेड का आयोजन सेना की वर्षगांठ के बहाने किया गया, लेकिन इसका असली मकसद ट्रंप की व्यक्तिगत छवि को चमकाना है। इसे पूरी तरह से जनता के पैसे की बर्बादी और तानाशाही का प्रतीक बताया जा रहा है। इस परेड के खिलाफ देश भर में व्यापक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनमें मार्क रफेलो जैसे हॉलीवुड सितारों ने भी शिरकत की। ट्रंप की नीतियों और सैन्य परेड को तानाशाही का प्रतीक मानते हुए नो किंग्स प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट देश भर में कई जगहों पर हो रहे हैं। नो किंग्स के बैनर के तहत देश भर में 1500 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। Indivisible.org नाम का संगठन इन प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। और अब बात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार की सुबह 7:30 बजे दिल्ली से रवाना हुए। कनाडा के कनानास्किस में हो रहे G7 सम्मेलन से पहले पीएम मोदी साइप्रस पहुंचेंगे, फिर वहां से कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। वैसे सामान्य तौर पर दिल्ली से साइप्रस के लारनाका जाने का जो रास्ता 8 से 9 घंटे में तय होता था, पीएम मोदी के एयर इंडिया के विमान के लिए ये रास्ता 10 से 11 घंटे लंबा हो गया, और इसका कारण इजरायल और ईरान की जंग को माना जा रहा है। हिंदुस्तान से साइप्रस के हवाई मार्ग का नक्शा देखें तो साफ नजर आता है कि इसके रास्ते में पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और इजरायल जैसे देश आते हैं।
वहीं वैकल्पिक मार्ग देखें तो उसमें भी यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देश आते हैं, जिनमें से कई के देशों की हवाई सीमा तनाव के कारण बाधित है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई के बीच हुई सैन्य तनाव के बाद से पाकिस्तानी हवाई सीमा भारतीय विमानों के लिए पहले से बंद है। ऐसे में वैकल्पिक रूट के चलते पीएम मोदी के विमान को 2 घंटे ज्यादा समय साइप्रस पहुंचने में लगा। पीएम मोदी करीब 24 घंटे ही साइप्रस में रहेंगे और फिर कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां G7 की बैठक में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा को तुर्की से जोड़कर भी देखा जा रहा है। साइप्रस को लेकर तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद चल रहा है, क्योंकि यहां ग्रीक समुदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन सत्ता में दबदबा तुर्की नस्ल के लोगों का था। लेकिन 1974 में ग्रीक लड़ाकों ने तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद तुर्की ने इस द्वीप पर हमला बोल दिया। तुर्की ने साइप्रस के मशहूर शहर वरोशा को अपने कब्जे में ले लिया। तुर्की ने अपनी सेना के 35,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात कर रखा हुआ है। इस घटना के बाद से ये द्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्क साइप्रस वासियों ने अपने इलाके को एक स्वघोषित राष्ट्र का दर्जा दिया है, जिसे सिर्फ तुर्की स्वीकार करता है। वहीं ग्रीक साइप्रस सरकार को संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका समेत दुनिया के कई राष्ट्र स्वीकार करते हैं। ऐसे में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा के कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के कनाडा दौरे को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह से मोदी सरकार में कनाडा से हिंदुस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं, उसके चलते मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। और अब अगली खबर में बात होगी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की। तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि ये अफगानिस्तान के लिए व्यापार का नया रास्ता बन रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का हिस्सा ये पोर्ट अब अफगानिस्तान को वैश्विक बाजारों से जोड़ने का जरिया बन रहा है। हाल ही में दूसरा अफगान जहाज ग्वादर पोर्ट पहुंचा, जो 20,000 टन उर्वरक लेकर आया, जिसे समुद्र के रास्ते निर्यात किया जाएगा। यह हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान की उस साझा रणनीति का हिस्सा है जो अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के प्रभाव को कमजोर कर क्षेत्रीय प्रभुत्व हासिल करना चाहती है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट तो अफगानिस्तान में सलमा बांध और अफगान संसद भवन जैसी परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। चाबहार ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान की निर्भरता के बिना वैश्विक व्यापार से जोड़ा, लेकिन अब ग्वादर की बढ़ती सक्रियता भारत के लिए चिंता का सबब है। CPEC के जरिए चीन का क्षेत्रीय दबदबा बढ़ रहा है, जो भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए खतरा है। पाकिस्तानी मंत्री मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी ने ग्वादर को अफगानिस्तान के लिए नया व्यापारिक द्वार करार दिया, लेकिन इसके पीछे छिपी मंशा भारत को किनारे करना है। पिछले कुछ समय से तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव था और तालिबान का भारत की ओर झुकाव साफ दिखा। इससे बौखलाए चीन ने मई 2025 में दोनों को बीजिंग बुलाकर रिश्ते सुधारने की सलाह दी। ग्वादर में सहयोग उसी रणनीति का नतीजा है। ये चाबहार की अहमियत को कमजोर कर सकता है और मध्य एशिया में भारत की पकड़ को ढीला कर सकता है। अगर अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव कम हुआ तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा, जो भारत के लिए भू राजनीतिक झटका होगा। हिंदुस्तान को चाबहार के विकास में तेजी लानी होगी। अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना होगा। मध्य एशिया में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान को आक्रामक रणनीति अपनानी होगी, ताकि चीन और पाकिस्तान की चालबाजी को नाकाम किया जा सके। ये वक्त हिंदुस्तान के लिए सतर्कता और तेजी से कदम उठाने का है, वरना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बड़ा नुकसान हो सकता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के सबसे पहले इंसान की। तो दुनिया का पहला इंसान कौन था? ये सवाल सदियों से इंसानों को उत्सुक करता रहा है। अगर एंथ्रोपोलॉजी की नजर से देखें, जो मानव विकास, संस्कृति और व्यवहार की वैज्ञानिक स्टडी है, तो इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। विज्ञान कहता है कि धरती पर सबसे पहले होमो हैबिलिस नाम की प्रजाति ने कदम रखा। ये करीब 2.8 से 1.4 मिलियन साल पहले अफ्रीका में थे। इन्हें पहला इंसान इसलिए माना जाता है क्योंकि ये 2 पैरों पर चलने वाले शुरुआती जीव थे और औजारों का इस्तेमाल भी करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका में मिले, जो मानव इतिहास की पहली सीढ़ी जैसे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान का जन्म हुआ। यही वो प्रजाति है जो आज हम और आप हैं। होमो सेपियंस की खासियत थी उनका तेज दिमाग और भाषा का विकास, जिसने उन्हें बाकी प्रजातियों से अलग किया। धीरे धीरे ये इंसान अफ्रीका से दुनिया के कोने कोने में फैले। शिकार, खेती और समुदाय बनाकर इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई। तो कोई पहला इंसान नाम से नहीं था,
बल्कि होमो हैबिलिस और फिर होमो सेपियंस ने इंसानों की ये कहानी शुरू की। ये विकास की यात्रा थी जो लाखों सालों में पूरी हुई। आज हमारी बुद्धि और संस्कृति उसी का नतीजा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।